अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं जाम मोहम्मद आसिफ अली काश और वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द आसिफ एकेडमी में। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमज़ोर दोस्त, रिलेटिव्स, क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें जिनकी मैथ में, बायो में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में उनकी बेस जो है वो वीक है। तो इंशाल्लाह उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हम थॉमस कैलकुलस की बुक को फॉलो कर रहे हैं जिसकी एक्सरसाइज 1.1 के पहले 8 सवाल मैंने आपको करवा दिए थे। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो 9 से लेकर 14 तक होंगे और ये थॉमस कैलकुलस का 13वां एडिशन है। मतलब एडिशन का फ़र्क ये होता है कि सवाल आगे पीछे होते हैं, क्वेश्चन सेम ही होते हैं। ठीक है, तो आज का जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक, उसमें ना हमने एक नोटेशन पढ़ी थी। आपको एक नोटेशन याद होगी कि शुरू में जो पहला लेक्चर था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने वो देखना है तो वो देख लें, जिसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो y होता है वो f(x) के बराबर होता है, y = f(x). तो इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब ये होता है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x, कि जो y है वो x का फंक्शन है। ये वाला y इस x का फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम x को चेंज करते जाएंगे y क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। तो इस नोटेशन को हम पढ़ते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ होगी वो जब अगले का फंक्शन हो तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल होना चाहिए और यहाँ पे भी एक होना चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे मैं x भी लिख दूँ, z भी लिख दूँ, t भी लिख दूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो शुरू में y होना चाहिए और = के बाद जस्ट क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। तो आपने इस बात को मतलब ऐसे समझ लिया, एक फार्मूला है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है जी। तो अब प्रॉपर हम अपने क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लें आपके लिए। जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें वो कहता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइएंगल फंक्शन ऑफ इट्स लेंथ, कि जो एरिया है वो लेंथ का फंक्शन है और लेंथ जो है वो x है। ठीक है, उसने बोला है कि एक ट्राइएंगल ले और वो ट्राइएंगल कौन से? इक्विलैटरल ट्राइएंगल। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लेना है? इक्विलैटरल ट्राइएंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइएंगल वो होती है, इक्विलैटरल ट्राइएंगल वो होती है कि जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। मतलब ये x होगा तो ये भी x होगा और ये भी क्या x होगा? तीनों यहाँ पे क्या होंगे? x होंगे। ठीक है जी, ये इक्विलैटरल ट्राइएंगल हो गई। और अब एंगल उसका ये भी कितना होगा? 60, ये भी कितना होगा? 60 और ये भी कितना होगा? 60। ठीक है, मैंने एक इक्विलैटरल ट्राइएंगल ले लिया। अब इक्विलैटरल क्यों है? क्योंकि इसको तीनों साइडों x हैं, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तीनों x हैं और तीनों फिर एंगल इसके ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ठीक हो गया जी। और हमने प्रूव उसको क्या करके दिखाना है? हमने ये उसको प्रूव करके देना है, जो उसका पहला पार्ट है उसमें हमने ये प्रूव करके देना है कि जो उसका एरिया है, एरिया वो उसके लेंथ का क्या है जी? फंक्शन है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया जब हम इसका फाइंड करते हैं ट्राइएंगल का तो वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है जी, बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है इसमें, बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। बेस हो गई और लेंथ नहीं होगी, हाइट होगी, HEIGHT हाइट। ठीक है जी। तो अब इसमें देखें बेस मेरी किसके बराबर है? x के। तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेस = x। ये बेस होती है ना ये वाली, तो वो x के बराबर है। अब हाइट ये भी है और ये भी है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। तो मैं ऐसे इसमें से हाइट नहीं फाइंड कर सकता, तो मैं फिर क्या करूँगा? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूंगा। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब मेरे पास कितनी मुसल्लस हो गई? 2 हो गई। अब तो मैं फिर क्या करता हूँ? एक मुसल्लस को अलग बना लेता हूँ, ये वाली, इस मुसल्लस को मैंने अलग बना लिया। तो फिर वो फिर क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा और ये जो है परपेंडिकुलर है, इसको हम p का नाम दे देते हैं और नीचे भी क्या है? x है। ठीक है, और एंगल यहाँ पे कितना है? 60। ठीक है जी, एक ट्राइंगल मैंने अलग ले ली। अब जब मैं इस पर फार्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। ये साइन थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा मेरा किसके बराबर है 60 के, परपेंडिकुलर किसके बराबर है ये वाला जो यहाँ पे है वो h के, ये वाला जो हाइट है ये परपेंडिकुलर h को शो करवा रहा है h के, और नीचे जो हाइपोटेन्यूज है वो मेरा किसके बराबर है x के, ये वाला हाइपोटेन्यूज x के बराबर है। ठीक है, तो साइन 60 क्या होता है √3/2, x यहाँ पे तकसीम और इधर आके ज़राब हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा h। ठीक है जी, तो बेस की वैल्यू हमारे पास पहले गिवन थी, हाइट भी हमने निकाल ली। अब ये बेस वाली वैल्यू और ये हाइट वाली, ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो एरिया है वो बराबर है 1/2, बेस बराबर है x के मल्टीप्लाई हाइट हमने ये निकाली हुई है, ये हाइट है, तो वो क्या था √3/2 और यहाँ पे आ जाएगा x। तो x से मल्टीप्लाई खाएगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और 7 ऊपर का खड़ा हुआ है √3 और नीचे 2 से खाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये आ गया a। ठीक है जी, ये तो पहला पार्ट। तो देखें ज़रा, अब जब मैंने वो आपको लिख के दिए थे ना कि y = f(x), तो मैंने बोला था y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे उसने क्या बोला था कि एरिया लेंथ का फंक्शन है, और लेंथ क्या थी x थी। तो ये देखें ये एरिया आ गया और ये x आ गया, इन दो के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है। अब जैसे यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो वैल्यू किसकी चेंज होती जाएगी, एरिया की चेंज होती जाएगी। एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, उसने बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसमें जो उसका एरिया है वो उसकी लेंथ का क्या है फंक्शन है, और लेंथ क्या है x है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल थी, तीनों साइडें x थी वो हमने लिख दी, और तीनों एंगल भी ज़ाहिर सी बात है बराबर होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों एंगल भी बराबर हो गए। तो बेस तो मुझे यहाँ से मिल गई कि वो बेस किसके बराबर, ये वाली चीज़ x के, लेकिन हाइट निकालने के लिए मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया और इस वाली ट्राइंगल को मैंने अलग से लिख दिया। तो ये जो चीज़ है वो h है, नीचे भी x है, इधर भी x है। तो ये जो एंगल है वो साइन थीटा का एंगल है, साइन थीटा मैंने लगा के हाइट मालूम कर ली और उस दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल लिया। अच्छा, ये तो था पहला पार्ट। अब जो बी पार्ट है उसके अंदर आपने पैरामीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पैरामीटर। ठीक है, यानी कि P। अब पैरामीटर होता क्या है, अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि जैसे ये एक स्केयर है ना, स्केयर। अब स्केयर की चारों साइडें आपको पता है बराबर होती हैं, ये भी और ये भी। तो जब हम एरिया की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई सी दो साइडें ले लेते हैं, x को x से क्या करवा देते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन अगर पैरामीटर का मतलब ये होता है कि आपने कोने पे चलना है, मतलब बाहर बाउंड्री पे चलते रहना है, अंदर नहीं आना, इसको पैरामीटर कहते हैं। आप इस कोने पे खड़े होते, यहाँ से आपने चलना शुरू किया, आप इधर गए, इधर है, फिर यहाँ पे बाहर बाउंड्री घूम रहे हैं ना, तो जो बाहर बाउंड्री घूमना होता है वो पैरामीटर कहलाता है। लेकिन अगर आप अंदर आ जाते हो वो फिर एरिया बन जाता है। तो मतलब अगर मैं इसका स्केयर का अगर मैं पैरामीटर लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, चारों साइडों को जमा करवा लूँगा। तो सेम उसी तरीके से ये ट्राइंगल है तो इसकी 3 साइडें हैं तो मैं तीनों को जमा करवा दूँगा, तो वो आ जाएगा x + x, तो p बराबर आ जाएगा 3x के। ये हो गया बी पार्ट, यानी कि बाउंड्री पे चलते रहो तो पैरामीटर, और अगर बाउंड्री से अंदर घुस जाओ, एरिया के अंदर आ जाओ तो वो एरिया बन जाता है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 10, वो भी इसी तरीके से ही है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कि एक आपके पास स्केयर है और उस स्केयर का जो डायगोनल वो फंक्शन है किसका, एरिया फंक्शन है डायगोनल का। तो हम एक स्केयर ले लेते हैं। वो कहता है एक स्केयर है आपके पास, ये मेरे पास स्केयर है, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा, चारों साइडें उसकी बराबर होती हैं। ये मैंने डायगोनल खींच लिया, कौन सा, d। ठीक है जी, d हमने डायगोनल ले लिया। अब वो कहता है जो एरिया है ना, एरिया, इसका एरिया वो डायगोनल का क्या है, फंक्शन है। तो मतलब पहले क्या आएगा, एरिया, और उसके सामने क्या होगा, डायगोनल। जो जिसका फंक्शन है वो चीज़ उसके सामने आएगी। ठीक है जी, तो पहले तो इसका एरिया लिखें। एरिया हम कैसे लिखेंगे जी, यहाँ पे लिखेंगे एरिया, उसके लिए मल्टीप्लाई करवा दें, कोई सी दो साइडें ले लेंगे क्योंकि चारों साइडें बराबर है ना, तो बेस लेनी है और हाइट लेनी है। ठीक है, तो एरिया बराबर आ जाएगा x के स्क्वायर के। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखें ज़रा, यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये वाली एक ये वाली। तो मैं जो नीचे वाली ट्राइंगल इसको मैं अलग बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने अलग बना लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे भी आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा d। अब यहाँ पे अगर हम पैथागोरस थ्योरम लगाएं, आपको पैथागोरस और ये भी याद रखिएगा कि पैथागोरस जो थ्योरम है वो सिर्फ राइट ट्राइंगल पे लगता है जिसका एंगल 90 हो। जहाँ पे एंगल 3 में से अगर एक एंगल 90 का है तो आप पैथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते, तो इस बात का ख्याल रखिएगा।
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूस डी है ना, तो उसका स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का। तो मतलब डी का स्क्वायर आ गया 2x का स्क्वायर जमा हो गया 2 ज़रा और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डी स्क्वायर बटा 2 ये बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर के। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए और एक्स स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर बटा 2। तो ये इसका आंसर आ गया जी। अब देखें एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ डायगोनल लेंथ डी, तो जैसे जैसे हम डी चेंज करते जाएंगे ए हमारा चेंज होता जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 11। उसमें क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है कि जो आपके पास लेंथ है ना, लेंथ वो आपके पास फंक्शन है किसकी, डायगोनल लेंथ की। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने डायरेक्ट डाटा लिखा हुआ, स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो डी जो है यहाँ पे वो किसको डिनोट कर रहा है, डायगोनल लेंथ को, डायगोनल लेंथ को। डी यहाँ पे डायगोनल लेंथ को शो करो, और जो एल है वो लेंथ ऑफ द एज को शो करवा रहा है। एल हमारा लेंथ ऑफ एज, डी यहाँ पे डायगोनल की लेंथ को और एल हमारा यहाँ पे लेंथ को शो करवा रहा है। तो फिर वही जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो डी स्क्वायर हमारा किसके बराबर आ जाएगा, एल का स्क्वायर और प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है जी, ये मतलब पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे। और डी स्क्वायर किसके बराबर होता है, डी स्क्वायर दो कोई सी दो साइडें, डायगोनल के लिए दो साइडें लेते हैं ना, मतलब लेंथ और हाइट। तो फिर जो डी का स्क्वायर है वो बराबर आ जाएगा 2l स्क्वायर के, डायगोनल का स्क्वायर। अब यही डी की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो डी स्क्वायर ये वाला एल का स्क्वायर और इस डी स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे 2l का स्क्वायर। तो एक दो ये और एक ये कितना हो जाएगा 3l का स्क्वायर। ये हमारे पास डी स्क्वायर बराबर आ गया। अब उसके बाद एल का, और अगर मैं एल यहाँ से निकालना चाहता हूँ, मुझे एल चाहिए ना, क्योंकि हमने एल फंक्शन बनाना है, तो मुझे यहाँ पे एल चाहिए, तो 3 इधर आ जाएगा, एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा डी स्क्वायर बटा 3। और जब मैं इधर भी जज़र ले लूँगा, इधर भी जज़र, तो ये उससे कट जाएगा, एल बराबर आ जाएगा, और ये इससे डी और नीचे अकेली जज़र आ जाएगा किसका, 3 का। ये मेरे पास क्या आ गया जी, एल आ गया। तो अब क्या करना है, 6, अब चूँकि वो क्यूब है, क्यूब की बात हो रही है यहाँ पे, बात किसकी हो रही है, क्यूब की। तो क्यूब की 6 साइडें होती हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे आ जाएगा 6l स्क्वायर। तो 6 वैसे l की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी d बटा अंडर रूट का 3 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 6d का स्क्वायर ओवर 3, क्योंकि ये 6 ये जो स्क्वायर है d का भी है इसका भी है, नीचे जज़र से कट जाएगा, और 6d स्क्वायर ये इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर बटा 2। ये आपके पास आ गया। इसका फाइनली आंसर 2d स्क्वायर, बल्कि ये 2 3 1 3 3 2 6 2 यहाँ पे आएगा 2d का स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास क्या क्या गिवन है, वो कहता है कि आप एक क्वाड ले लें। ठीक है, ये मैंने पहला क्वाड ले लिया, उसके अंदर आपके पास एक लाइन गिवन है। ठीक है, और वो लाइन किसकी है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। ये एक लाइन है, और उस लाइन पे कोई एक पॉइंट लेना है जो कि ओरिजिन से, ये मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया उस लाइन का, और लेना कहाँ से, ओरिजिन से। तो ओरिजिन को आपको पता है वो क्या होता है 0 0, और वो जो पॉइंट है उसको उसने l से शो करवाया, और वो x है और y है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक वो पॉइंट एक वैल्यू इस साइड पे x की वैल्यू होगी, इस साइड पे y की वैल्यू होगी, तो एक हमने उसका क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया। अब आपको डिस्टेंस फार्मूला याद होगा, ये फ़र्ज़ कर लें o है ओरिजिन और ये l है, o से l तक हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, मतलब फाइनल से इनिशियल माइनस करना है, तो x माइनस इधर x की वैल्यू 0 है, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस फिर y माइनस 0 और उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस 0 से माइनस होकर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सिंपली क्या बच जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और ये क्या आ गया l, यानी कि डिस्टेंस आ गया।
ठीक है जी। अब यहाँ से क्या करें, y की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि y उसका फंक्शन, l जो है वो x का फंक्शन है, l x का फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 2x + 4y = 5, तो 2x को उधर ले जाएं, 4y = 5 माइनस का ये हो जाएगा 2x, उधर जाके 4 ज़रा बोरा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y = 5/4 माइनस 2x/4, 4 ज़रा बोरा था ना, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास y बराबर आ जाएगा 5/4 माइनस ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा x और नीचे आ जाएगा 2। ये वैल्यू हमारी आ गई y की। तो क्योंकि यहाँ से हमने बताना है कि जो l है वो x का फंक्शन है, तो हमें y क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस y की जगह पे हम ये वाली पुट कर देंगे वैल्यू। तो सारी फिर वैल्यू किसकी, मैंने आपको पहले ही बोला है एक वेरिएबल इधर होना चाहिए। तो ये आ गया l √ x का स्केयर तो वैसे रहेगा, प्लस इस y की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि y का स्केयर है तो इस पूरी वैल्यू का भी स्केयर हो जाएगा। तो 5/4 माइनस x/2 का क्या हो जाएगा स्केयर। आगे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी छोड़ दें तो यही उसका आंसर है, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि l जो है वो फंक्शन है किसका, x का फंक्शन है। यही हमने प्रूव करना था। तो उम्मीद है जी आपको समझ आ गई होगी। सेम इसी तरीके से अगला सवाल है, उसमें भी आपने यही चीज़ प्रूव करानी है। आपने प्रूव करना है कि जो l है वो y का फंक्शन है। यहाँ पे हमने प्रूव किया l x का फंक्शन है, अगले सवाल में हमने प्रूव करना है कि जो l है वो y का फंक्शन है। तो जब l y का फंक्शन है तो शुरुआत में l होगा और आगे y आएगा। उसमें भी ऐसे ही एक हमने क्वाड ले लेना है और यहाँ पे एक कर्व है, ठीक है। अब उस कर्व पे हमने एक पॉइंट ले लेना है जो कि उसका डिस्टेंस l होगा, और वो जो पॉइंट है ये वाला उसको हम शो करवाएंगे x और y से। ये एक पॉइंट है p x y, l से हमने शो करवाना है, और पॉइंट हमें गिवन है वो है 4 और 0। तो फिर लगाओ जी डिस्टेंस फार्मूला। तो x -4 होगा उसका स्केयर, प्लस y -0 और उसका स्केयर, मतलब x वाली वैल्यू, y वाली वैल्यू, और वो फाइनली ये इनिशियल है, तो फाइनल से हमने इनिशियल को माइनस करना है। तो ये हो जाएगा जी, ये इसके x -4 का क्या आ जाएगा स्केयर, और 0 से y माइनस करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अकेला y का स्केयर, और यहाँ पे आ गया l। ठीक है जी। अब जो आपके पास ये जो कर्व गिवन है, ये कर्व किसकी है, y = x - 3, ठीक है। तो अब मैंने ये प्रूव ये करना है कि l जो मेरा फंक्शन है वो y का फंक्शन है। तो यहाँ पे तो x खड़ा हुआ है, तो इस x को ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, दोनों तरफ स्केयर ले लो, तो y स्केयर यहाँ पे आ जाएगा x - 3, क्योंकि जज़र कट जाएगा जब दोनों तरफ स्केयर लेंगे, तो 3 माइनस के इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और = आ गया x। तो ये x की, ये वैल्यू x की है वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इस x की जगह पे वो वैल्यू आ जाएगी y² + 3, और बल्कि x की जगह पे वो वैल्यू आ जाएगी ये वाली, इस x की जगह पे y² + 3, और साथ क्या खड़ा हुआ है -4, इसका ऊपर स्केयर और प्लस y का भी स्केयर हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हालांकि हमारा सवाल हल हो गया। y² 4 में से 3 गया तो -1, और इसका ऊपर स्केयर हो गया और प्लस y का भी स्केयर, और यहाँ पे आ गया l। ठीक है जी। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो l है वो y का फंक्शन है, क्योंकि देखें सिर्फ आपको y नज़र आ रहा है। 3 दफ़ा लिखो 4 दफ़ा लिखो कोई इशू नहीं, लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो उम्मीद है जी आपको समझ आई होगी। हमने बेसिकली सिर्फ किया क्या है कि मैं फिर बता देता हूँ, जैसे हम कहते हैं ना y फंक्शन f(x) का, तो मतलब यहाँ पे देखें एक वेरिएबल और यहाँ पे भी सामने एक नज़र आ रहा है, तो हम पढ़ते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि l इज़ अ फंक्शन ऑफ y। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। तब तक अपनी दुआओं में याद रखें, मेहनत करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अगर आपके पास सब कुछ है तो फिर आप दूसरों के लिए इल्म हासिल करें और इल्म बांटें। अगर कुछ नहीं है तो फिर अपने लिए पढ़ें, लेकिन इल्म ज़रूर हासिल करें और जितना हो सके उसको फैलाएं, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।